हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम चिराग है और आज हम जो स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं वो स्टॉक इज अ इनडायरेक्ट बेनिफिशियरी ऑफ राइजिंग गोल्ड प्राइसेस। जैसे जैसे सोने की कीमत बढ़ती है वैसे वैसे इस बिजनेस को बेनिफिट होता है। हम एक गोल्ड लैंडिंग बिजनेस को डिस्कस करने वाले हैं। गोल्ड लैंडिंग बिजनेस को फायदा क्यों होता है जब गोल्ड के प्राइसेस बढ़ते हैं? उसका रीजन ये है कि गोल्ड लैंडिंग बिजनेसेस अब जो इंडिविजुअल कस्टमर है ना उसको ज्यादा लोन दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप एक एनबीएफसी के पास जाते हैं अपना सोना लेकर और कहते हैं कि मुझे लोन दे दीजिए। अब एनबीएफसी आपको कितना लोन देगी वो इस बात के ऊपर डिपेंड करता है कि उस सोने की वैल्यू क्या है। अगर सोने की वैल्यू ही बढ़ जाती है तो आप उसी सोने के एवज में ज्यादा लोन ले सकते हैं। इस वजह से जितनी भी गोल्ड लैंडिंग कंपनीज हैं उनके पिछले 2-3 साल से लगातार वारे न्यारे हो रखे हैं। मुथूट फाइनेंस को देख लीजिए जो इस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। इनफैक्ट मुथूट फाइनेंस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड इन गोल्ड लैंडिंग बिजनेस। मुथूट का स्टॉक पिछले 2-2.5 साल के अंदर लगभग 3 गुना हो चुका है। क्या रीजन है? रीजन यही है कि मुथूट अब ज्यादा लोन दे पा रहा है क्योंकि गोल्ड की कीमत जो आज से 2 साल पहले 50,000 रुपीज के आसपास हुआ करती थी वो आज बढ़कर 1,25,000 के आसपास हो गई है। इसके अलावा आरबीआई भी इस सेक्टर को लेके बहुत बुलिश है क्योंकि आरबीआई रेगुलेशंस अब इस सेक्टर के फेवर में आ रही हैं। ठीक है, तो रेगुलेटरी टेलविंड हो गई, उसके अलावा आपको गोल्ड प्राइसेस की टेलविंड का फायदा मिल रहा है। तो ये पूरा सेक्टर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब मुथूट फाइनेंस ना बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, लेकिन वहां पर समस्या है वैल्यूएशंस की। आज के दिन में मुथूट फाइनेंस हमें बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नजर आ रही है। हाँ, अगर ये टेलविंड्स जारी रही अगले 2-3 साल तक तो हो सकता है कि मुथूट फाइनेंस भी अच्छा खासा पैसा बनाकर दे दे। लेकिन मेरा इन्वेस्टमेंट स्टाइल ऐसा है कि जब भी मैं किसी सेक्टर में इन्वेस्ट करने की सोचता हूं ना तो उस सेक्टर की बेटर वैल्यूड कंपनीज के बारे में सोचता हूं या ऐसी कंपनीज को ढूंढने की कोशिश करता हूं जहां पर री रेटिंग की वजह से भी आपका पैसा बन सके। गोल्ड लैंडिंग स्पेस में मुझे ऐसी 2 कंपनी आज के दिन में नजर आ रही हैं। पहली कंपनी तो है आईआईएफएल और दूसरी कंपनी है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के बारे में हम आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वीडियो कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज डू योर ओन ड्यू डिलीजेंस बिफोर बाइंग एनी स्टॉक। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट नहीं हूं, तो मेरी वीडियो सुन के या मेरी बात सुन के प्लीज किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट मत कीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसे हम फेड फीना भी बोल देते हैं, मेजरली 2 सेगमेंट्स में काम करता है। पहली सेगमेंट तो है गोल्ड लोन की सेगमेंट और दूसरी सेगमेंट है लैप लोन की सेगमेंट। यानी आपका ऑलमोस्ट सारा बिजनेस सिक्योर्ड बिजनेस है। आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग नहीं करते। आप चीजें अपने पास गिरवी रखते हैं, उसके बाद ही किसी को लोन देते हैं। ये होती है सिक्योर्ड लेंडिंग। तो इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट की सारी लेंडिंग, ऑलमोस्ट 95% ऑफ द लेंडिंग सिक्योर्ड लेंडिंग है। यानी यहां पर बैड लोन्स होने का बहुत बड़ा खतरा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले तो हम समझेंगे गोल्ड लोन सेगमेंट क्या है। देखिए, 40% ऑफ देयर बिजनेस कम फ्रॉम गोल्ड सेगमेंट और यही सेगमेंट है जिसकी वजह से हम इस स्टॉक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। ठीक है, मैनेजमेंट इस सेगमेंट को बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। मैनेजमेंट कह रही है कि हम अगले कुछ सालों तक इस सेगमेंट को 25 से 30% तक ग्रो करेंगे। इनफैक्ट अगले 2-3 साल में शायद कंपनी के ऑलमोस्ट 50% ऑफ द रेवेन्यू सिर्फ गोल्ड सेगमेंट से आने लग जाए। अब गोल्ड सेगमेंट पे पूरी मैनेजमेंट इतनी बुलिश क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि सबसे पहले तो गोल्ड लोन रिस्की लोन नहीं होता। ठीक है, आप अपना गोल्ड लेके आए, बैंक आपको उतना ही लोन देगा जितने आपकी गोल्ड की कीमत है। ठीक है, तो रिस्क फैक्टर नहीं होता अनटिल अनलेस गोल्ड की कीमत बहुत बुरी तरह क्रैश हो जाए, है ना। उसके चांसेस रिलेटिवली कम है और उसके लिए भी आरबीआई की गाइडलाइंस है। ठीक है, क्योंकि आपको जो गोल्ड की वैल्यू है ना उसका सिर्फ 85% आप लोन दे सकते हैं। ठीक है, तो ये जो सेगमेंट है ना ये बहुत ज्यादा रिस्की नजर नहीं आती मैनेजमेंट को। उसके अलावा इस सेगमेंट में यील्ड्स बहुत अच्छी है। यानी जो प्रॉफिट आप इस सेगमेंट से कमा रहे हैं ना वो अच्छा खासा है। इस सेगमेंट से लगभग फेड फिना 18 से 19% की यील्ड कमाता है, विच इज वेरी हाई। यानी यील्ड हाई है, रिस्क भी कम है। तो रिस्क टू रिवार्ड जो है ना वो फेड फिना की मैनेजमेंट को इस सेगमेंट में बहुत बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। उसके अलावा आरबीआई की जो नई गाइडलाइंस आई है जिसके अकॉर्डिंग आप 85% ऑफ द जो गोल्ड की वैल्यू है ना वो आप लोन दे सकते हो, वो आपके फेवर में है। पहले ये परसेंटेज 70% हुआ करती थी। यानी सेम गोल्ड के लिए आप पहले कम लोन दे सकते थे, अब आप सेम गोल्ड के लिए ज्यादा लोन दे सकते हो। जिसकी वजह से क्या होता है? जिसकी वजह से आपका एयूएम एक्सपेंड होता है, आपकी जो टॉप लाइन है वो एक्सपेंड होती है क्योंकि आप ज्यादा लोन दे सकते हो।
एक तो इस सेक्टर में पॉलिसी टेलविंड चल रही है, गोल्ड की कीमत बढ़ रही है, जैसे जैसे गोल्ड की कीमत बढ़ रही है आप ज्यादा लोन दे पा रहे हो। उसके बाद आरबीआई की पॉलिसीज हैं, जिन पॉलिसीज के हिसाब से अब आप और भी ज्यादा लोन दे पा रहे हो, है ना। तो जो आपकी टॉप लाइन है बैंक के या एनबीएफसी के एसेट्स क्या होते हैं, एनबीएफसी के एसेट्स होते हैं लोन्स, और वो लोन्स आप बहुत रैपिडली ग्रो कर पा रहे हो, जिसकी वजह से फेडफिना की टॉप लाइन बहुत रैपिडली ग्रो होते हुए हमें नजर आ रही है। अब आप मुझसे पूछेंगे कि बहुत सारे ऐसे एनबीएफसी हैं जो गोल्ड लोन देते हैं, फेडफिना क्यों? उसका रीजन है इनकी यूनिट इकोनॉमिक्स। देखिए, रिसेंटली एसओआईसी के चैनल पर दिगंत हरिया जी ने फेडफिना को डिस्कस किया था, जब उन्होंने फेडफिना की यूनिट इकोनॉमिक्स को डिस्कस किया था, जहां पर उन्होंने बताया था कि फेडफिना की जो यूनिट इकोनॉमिक्स है ना, जो एक बैंक की ब्रांच खोलते हैं जहां पर ये गोल्ड लोन देते हैं, वो वन ऑफ द बेस्ट है, इनफैक्ट सेकंड बेस्ट है आफ्टर मुथूट। फेडफिना अपनी हर एक गोल्ड ब्रांच से लगभग 12 करोड़ का लोन देते हैं, मुथूट की एवरेज 21 करोड़ की है, मुथूट से बेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। जब आप एक ही लोन ब्रांच से बहुत ज्यादा लोन देते हैं तो क्या होता है, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, क्योंकि आपने जो खर्चा उस ब्रांच के ऊपर करना था, खोलने के ऊपर करना था, वो तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। एम्प्लॉइज का खर्चा फिक्स है, आपने जो बड़े बड़े वोल्ट बनाने थे, आपको बड़े बड़े लॉकर्स बनाने थे, वो आपने ऑलरेडी खर्चा कर दिया, है ना। तो जो गोल्ड आप उसी ब्रांच से ज्यादा लोन्स दे रहे हैं, तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो एक्सपेंड होते हैं, आपको ऑपरेटिंग लेवरेज का बेनिफिट होता है। सो यूनिट इकोनॉमिक्स ऑफ फेडफिना इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री आफ्टर मुथूट फाइनेंस, है ना। मन्नापुरम जैसी कंपनी सिर्फ 6 करोड़ या 7 करोड़ के आसपास लोन देती है हर ब्रांच से, लेकिन फेडफिना इज फार मोर सुपीरियर बिजनेस। इवन आईआईएफएल का भी बिजनेस इतना सुपीरियर नहीं है अगर हम फेडफिना के बिजनेस से कंपेयर करेंगे तो, स्पेशली इनका जो गोल्ड लोन का बिजनेस है। देखिए, मैनेजमेंट कह रही है कि इस सेगमेंट को हम 25 से 30% से ग्रो कर देंगे अगले 2-3 साल तक, और मुझे ऐसा लगता है कि ये मैनेजमेंट इतनी ग्रोथ तो कर ही देगी। क्यों लगता है? गोल्ड के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, आरबीआई की पॉलिसीज फेवर में है, उसके अलावा आप नई नई डिफरेंट ब्रांचेस खोल रहे हैं, जिन ब्रांचेस के थ्रू आप ज्यादा लोन्स देंगे। FY26 में 100 से 150 नई ब्रांच खुलेंगी। उसके अलावा टनेज ग्रोथ हो रही है, यानी आपके बैंक के अंदर जो नया गोल्ड प्लेज हो रहा है ना, वो 10 से 15% से ग्रो कर रहा है, यानी नया गोल्ड आ रहा है, उस नए गोल्ड की कीमत और ज्यादा बढ़ रही है, आरबीआई ने और ज्यादा आपको लोन देने की परमिशन दे दी। फाइनली इन्होंने नई नई स्कीम्स निकाली हैं जिनके थ्रू ये डोर स्टेप लेंडिंग कर रहे हैं, यानी कस्टमर को आपके बैंक में नहीं आना लोन लेने के लिए, बल्कि बैंक कस्टमर के पास जाता है, जहां पर उनकी जो गोल्ड की वैल्यू है उसको इवेल्युएट करता है और फिर उसके बाद आपको लोन देता है। ये कैटेगरी बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। तो इन सब रीजंस को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि ये सेगमेंट 30% से तो ग्रो कर ही कर सकती है अगले कुछ साल तक। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि फेडफिना एसोसिएटेड है फेडरल बैंक के साथ। फेडरल बैंक के साथ एसोसिएटेड होने से क्या फायदा होता है? आप जो पैसा रेज करते हैं वो आप लोअर रेट्स पर रेज कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पेरेंटेज बहुत स्ट्रांग है। देखिए, एनबीएफसी कैसे काम करते हैं, कहीं से पैसा उठाते हैं और किसी और को देते हैं। जो डिफरेंस देने वाले इंटरेस्ट में और लेने वाले में इंटरेस्ट में होता है, वो आपके निम्स होते हैं, वो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन होते हैं, ठीक है। तो आपको सस्ते से सस्ते में पैसा उठाना है। अगर आपका नाम फेडरल बैंक के साथ जुड़ा हुआ है तो आप सस्ते में पैसा उठा सकते हो मार्केट से। अब दूसरी बिजनेस सेगमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है लैप लोन्स, यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आप किसी भी बिजनेसमैन को लोन देते हैं अगेंस्ट देयर प्रॉपर्टी, यानी उनकी किसी भी प्रॉपर्टी को आप अपने पास गिरवी रख लेते हैं और उसके बाद आप उनको लोन देते हैं। ये भी सिक्योर्ड लोन्स है, क्योंकि आप अनसिक्योर्ड लेंडिंग नहीं कर रहे, है ना। यहां पर आपके पास दो तरीके के लोन्स हैं, पहला है स्मॉल टिकट लैप्स और दूसरा है मीडियम टिकट लैप्स। क्या डिफरेंस है? देखिए, स्मॉल टिकट लैप की पहले बात कर लेते हैं। स्मॉल टिकट लैप से लगभग 24% ऑफ योर लोन बुक आती है, ठीक है। यहां पर जो आपके टिकट की वैल्यू है ना, यानी जो एवरेज लोन देते हो ना, वो लगभग 12-13 लाख के आसपास है। आप छोटे बिजनेसमैन को लोन दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल, कोई किराना स्टोर वाला है, या फिर कोई टेलर है, या फिर किसी की टी स्टोर है, आप उनको 12 लाख रुपए के आसपास का लोन देते हैं। आप लोन कब देते हैं? जब वो आपके पास अपना या तो घर या फिर दुकान को गिरवी रख देते हैं, ठीक है। आप तो ये कैसे चेक करते हैं कि आपको लोन देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? वो डिपेंड करता है कि आपका कैश फ्लो है ना बिजनेस का, वो कैसा है। ऐसे जो छोटे बिजनेसेस होते हैं उनके पास इनकम टैक्स रिटर्न्स तो होते नहीं है, तो जो फेडफिना है ना, वो वहां पर जाता है और ये देखता है कि आपके पास इन्वेंट्री कितनी रखी है, आपके कैश फ्लोज कितने हैं, आपका धंधा कैसा है। उसके बाद आपको इवेल्युएट करके आपको 10-12 लाख 15 लाख रुपए तक का लोन दे देता है। ये कैटेगरी पिछले 2-3 साल में खराब हो गई थी, यहां पर बैड लोन्स बढ़ने लग गए थे।
और रिसेंटली एक नई मैनेजमेंट आई है जिसने डिसाइड किया कि इस सेगमेंट को अब हम उतनी रैपिडली ग्रो नहीं करेंगे, पहले यहाँ पर क्लीनिंग का प्रोसेस करेंगे। यानी यहाँ पर जितनी भी समस्याएं आ रही थी पहले उनको सोल्व करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट ईयर से यानी फाइनेंशियल ईयर 2026 और 27 से हम इस बुक को अगेन ग्रो करने लगेंगे। तो ये जो लोन सेगमेंट थी ना, जो स्मॉल टिकट लैब सेगमेंट थी, ये पिछले कुछ दिन से बहुत ज्यादा अच्छी ग्रो नहीं कर रही थी, खासकर Q2 ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर FY25 से। लेकिन उम्मीद है कि नेक्स्ट हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर H2 FY26 और FY27 में ये सेगमेंट भी बहुत रैपिडली ग्रो करने लग जाएगी। अब बात करते हैं यील्ड की, कि यहाँ पर यील्ड कितनी कमा रहे हैं। ये यील्ड यहाँ पर लगभग 16-17% के आसपास आती है। रिमेंबर, गोल्ड लोन में जो यील्ड आ रही थी वो लगभग 18% के आसपास आ रही थी। अब स्मॉल टिकट लोन्स में भी यील्ड बहुत अच्छी है, लेकिन उतनी अच्छी नहीं है जितनी गोल्ड लोन्स में है ना। और यहाँ पर जो लोन्स है वो रिस्की भी है, खराब होने का खतरा बना रहता है, लेकिन गोल्ड लोन्स उतने रिस्की बिल्कुल भी नहीं है ना। तो ये डिफरेंस है स्मॉल टिकट लोन्स में और गोल्ड लोन्स में। गोल्ड लोन्स की रिस्क भी कम है और यील्ड भी ज्यादा है। स्मॉल टिकट में यील्ड अच्छी है, थोड़ी सी कम है गोल्ड लोन से, लेकिन रिस्की लोन्स है। इसीलिए मैनेजमेंट यहां पर क्लीनिंग अप कर रही है बैलेंस शीट की। लैप लोन्स के अंदर जो सेकंड कैटेगरी है उसका नाम है मीडियम टिकट लैप लोन्स। यहां पर जो एवरेज टिकट साइज है ना आपका लोन देने का, वो लगभग 60 लाख रुपीस के आसपास है। जो स्मॉल टिकट था वहां पर जो एवरेज थी वो लगभग 12-13 लाख रुपए के आसपास थी। यहां पर एवरेज 60 लाख रुपीस के आसपास है। बड़ा लोन है। बड़ा लोन किसको देते हैं? जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं उनको। फॉर एग्जांपल, किसी की छोटी सी इंडस्ट्रियल यूनिट है, उसे अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए लोन चाहिए, या फिर उसे अपनी नई फैक्ट्री लगानी है, या फिर कोई डॉक्टर है, या फिर कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, या फिर होलसेल डीलर है, उनको अगर पैसे की जरूरत है तो ये उनको 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख रुपए तक का लोन देते हैं। यहाँ पर जो लोन देने वाला है उनकी क्रेडिट हिस्ट्री भी होती है, सिबिल स्कोर के ऊपर बहुत अच्छा खासा फोकस होता है। उसके अलावा ये सिक्योर्ड लोन्स हैं, ठीक है। अगर आपको एक बड़ा टिकट साइज का लोन देना भी है तो वो भी एक सिक्योर्ड कैटेगरी में देते हो, यानी पहले आप किसी की जमीन को या घर को गिरवी रखते हो और उसके बाद ही लोन देते हो। और ये कैटेगरी ऑफ जो लोन है ना, जो मीडियम टिकट लोन्स हैं, ये खराब नहीं हुए स्मॉल टिकट की तरह। स्मॉल टिकट में थोड़ी बहुत डिफॉल्ट रहे हैं पिछले 2-3 साल में, लेकिन मीडियम टिकट में बिल्कुल भी ऐसी कोई समस्या नहीं आई है। तो इस वजह से मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि इस सेगमेंट को लगभग 20 से 25% तो ग्रो करेंगे ही अगले 2-3 साल में। रिमेंबर, जो गोल्ड लोन की सेगमेंट थी वो लगभग 25 से 30% से ग्रो करनी थी। यहां पर ग्रोथ आपकी लगभग 20 से 25% के आसपास आएगी, यानी गोल्ड लोन से थोड़ी बहुत कम। अब यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि जो मीडियम टिकट के लैप लोन्स है ना, इनकी जो यील्ड है ना वो कम है। यील्ड सिर्फ 12 से 13% के आसपास है। गोल्ड लोन की लगभग 18-19% थी। जो स्मॉल टिकट लोन्स थे उनकी लगभग 16-17% के आसपास। यहां पर जो यील्ड है वो घट के सिर्फ 12-13% रह जाती है। इतनी कम यील्ड क्यों है? देखिए, उसका एक बहुत बड़ा रीजन तो ये है कि आपको कंपीट करना पड़ता है जो ट्रेडिशनल बैंक है उनके साथ। अगर उनके साथ कंपीट करना है तो आपको जो अपने यील्ड है ना उनको कंप्रेस करना ही करना पड़ेगा। बैंक्स के साथ आप कंपीट नहीं कर सकते, क्योंकि बैंक के पास जो पैसा रेज करने का तरीका है ना वो बहुत सस्ता तरीका है। वहां पर सेविंग बैंक के अकाउंट्स हैं जहां पर बैंक बहुत सस्ते में पैसा रेज कर देते हैं। लेकिन जो एनबीएफसी है, जैसे जो फेडफिना है, उनको तो कहीं और से पैसा उठाना पड़ेगा। 6% से 7% से आपको पैसा उठाना पड़ेगा। उसके बाद आपको लोन्स देने पड़ेंगे 14% पर, 15% पर, 16% पर, तब जाके आप 12-13% की यील्ड कमा पाते हो, है ना। तो आपको बैंक्स के साथ कंपीट करना पड़ता है। इस वजह से आप अपनी जो यील्ड है वो बहुत हाई नहीं रख सकते मीडियम टिकट लोन्स में। इसके अलावा एक और रीजन है। देखिए, फेडफिना ना सिर्फ अपनी बैलेंस शीट के थ्रू लोन्स नहीं देना चाहता। वो और रैपिडली एक्सपेंड करने के लिए क्या करता है कि वो एक प्रोस्पेक्टिव क्लाइंट को ढूंढता है, ठीक है, उसको लोन दे देता है। सपोज कर लो उसको 50 लाख रुपए का लोन दे दिया। उसके बाद उस लोन को अपनी बैलेंस शीट के ऊपर 30 दिन के लिए या 60 डेज के लिए रखता है, 2 महीने के लिए रखता है, और फिर उस लोन को किसी बैंक को भेज देता है। मोस्टली जो इनके क्लाइंट्स है ना वो पीएसयू बैंक्स है। वो ऐसा क्यों करता है? ताकि एक तो उनको फी इनकम मिल जाएगी, ठीक है, बैंक उनको कोई ना कोई इनकम दे देगा, और ये जो लोन है ना उनको वो पूरे टेन्योर तक अपनी बैलेंस शीट पर संभाल कर नहीं रखना पड़ेगा, है ना। तो कैपिटल लाइट मॉडल है। नदन आर्क वाले बिजनेस में मैंने डिस्कस किया था कि नदन आर्क कैसे अपना बिजनेस मॉडल कैपिटल लाइट रखती है। उसी तरीके से फेडफिना का जो ये मीडियम टिकट लैप वाला बिजनेस है ना, उसका 25-30% के आसपास वो
ऑफ बैलेंस शीट रखते हैं, जिसे हम डायरेक्ट असाइनमेंट भी बोलते हैं। यानी वो लोन इकट्ठा करेंगे, बनाएंगे, पूल करेंगे, सिक्योरिटाइज करेंगे और किसी बैंक को बेच देंगे। कैपिटल लाइट बिजनेस। और रिस्क भी नहीं है आपकी बैलेंस शीट पे, रिस्क जिस बैंक ने खरीदा है उसका है। लेकिन इनको अपनी इमेज बना के रखनी है, ठीक है। मार्केट में अगर इनकी इमेज अच्छी होगी तो ही पीएसयू बैंक्स इनसे खरीदेंगे। और आज के दिन में पीएसयू बैंक्स की डिमांड हमें अच्छी खासी नजर आ रही है। और पिछले 5-10 साल में इन्होंने ये वाली बुक बहुत डिसेंटली ग्रो की है। इसका मतलब मार्केट के अंदर फेडफिना की जो ब्रांड इमेज है वो अच्छी खासी है। अब बात करते हैं ग्रोथ फिगर्स के, कि फेडफिना को अगर ग्रो करना है तो किस वजह से फेडफिना ग्रो करेगी। देखिए, नवंबर 2025 में यानी लास्ट ईयर फेडफिना की जो टॉप मैनेजमेंट थी और इनफैक्ट जो मिडिल लेवल की मैनेजमेंट थी वो टोटली चेंज हो गई है। और मैनेजमेंट जो अपना गेम प्लान लेके आई है ना, वो रीजन है जिसकी वजह से फेडफिना में कोई इन्वेस्टर बुलिश हो सकता है। सबसे बड़ी चेंज जो नई मैनेजमेंट करने वाली है वो है कि जो इनकी अनसिक्योर्ड बुक थी ना, उसको रन डाउन कर रही है। अगर फेडफिना की आप 2024 की एनुअल रिपोर्ट उठा के देखोगे ना, तो पाओगे कि फेडफिना के 15% ऑफ द लोन बुक अनसिक्योर्ड लोन बुक थी। ये स्मॉल बिजनेस लोन्स देते थे जो अनसिक्योर्ड लोन्स थे। अनसिक्योर्ड लोन्स में खतरा क्या होता है? आपके बैड डेट्स होने का खतरा है, एनपीएज होने का खतरा है। उसकी वजह से इनकी जो अनसिक्योर्ड की जो लोन बुक थी ना, उसमें बहुत ज्यादा समस्याएं आने लगी थी। जैसे ही नई मैनेजमेंट लास्ट ईयर आई है, उन्होंने डिसाइड किया है कि ये पूरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को टोटली सिक्योर्ड इंस्टीट्यूट बनाएंगे। जो इनकी अनसिक्योर्ड बुक आज से 1 साल पहले 15% के 14% के आसपास हुआ करती थी, वो घटकर अब सिर्फ 5% रह गई है। यानी ये अपनी अनसिक्योर्ड बुक को रन डाउन कर रहे हैं, इंटेंशनली रन डाउन कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा ग्रोथ फिगर है, क्योंकि बात समझिएगा, जो अनसिक्योर्ड लोन होते हैं वो कोई भी एनबीएफसी क्यों देता है? क्योंकि वहां पर यील्ड ज्यादा होती है, वहां पर आपको ज्यादा प्रॉफिट कमाने का अपॉर्चुनिटी मिलती है। इसीलिए एनबीएफसीज अनसिक्योर्ड लोन देते हैं। एमएफ5 इंस्टीट्यूट, उज्जीवन जैसे बैंक्स क्यों देते हैं इतने अनसिक्योर्ड लोन्स? क्योंकि वहां पर यील्ड अच्छी खासी होती है। लेकिन उसका फ्लिप साइड क्या है? वहां पर खतरा है, वहां पर लोन खराब होने का खतरा है, क्योंकि आपने कोई भी चीज गिरवी नहीं रखी है, कोई सिक्योरिटी नहीं रखी है लोन देने के लिए, है ना। तो वहां पर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स अगर साइकिल खराब हो जाती है तो बहुत रैपिडली इंक्रीज होने लग जाते हैं। मैनेजमेंट कोशिश कर रही है कि वो अब ग्रो करें, सॉलिडली ग्रो करें, लेकिन क्वालिटी के साथ ग्रो करें, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करें। ये सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो सकता है स्टॉक के अंदर, जो स्टॉक को एक लंबी रेस का घोड़ा बना सकता है। देखिए, जब भी हम इस तरीके के इंस्टीट्यूट्स देखते हैं ना, जहां पर एक फंडामेंटल लेवल पे कोई चेंज आ रही है, फंडामेंटली पहले आप अनसिक्योर्ड लोन्स देते थे, अब सारे लोन सिक्योर्ड लोन्स देंगे, तो अगर मैनेजमेंट उसे सक्सेसफुली एग्जीक्यूट कर पाती है तो इस तरीके के स्टॉक्स एक लंबी रेस के घोड़े बन जाते हैं। हो सकता है वो अगले 6 महीने में, 7 महीने में रिटर्न ना बनाए, लेकिन अगले 5 साल में, 4 साल में, 3 साल में उन स्टॉक्स की क्वालिटी नजर आती है और मार्केट उन स्टॉक्स को जरूर रीरेट करती है। ठीक है, तो सबसे बड़ा ट्रिगर पॉइंट हो गया कि अनसिक्योर्ड लोन बुक आप अपनी काट रहे हो। मैनेजमेंट ट्विन इंजन ग्रोथ की बात कर रही है, यानी हम फोकस करेंगे लैप लोन के ऊपर और गोल्ड लोन के ऊपर, बस। इसके अलावा जितनी भी चीजें हैं वो अपने पोर्टफोलियो से हटा रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं पोर्टफोलियो को। अब आप मुझसे पूछेंगे कि समस्याएं तो जो स्मॉल टिकट लैप था उसमें भी थी। वहां पर भी मैंने आपको बताया कि पिछले 2 साल में वहां पर बहुत सारे लोन्स खराब हो गए हैं। तो मैनेजमेंट ने जो स्मॉल टिकट लैप की कैटेगरी है ना, उसको भी पूरा ओवरहॉल करने का प्लान किया है। यानी उस पूरी कैटेगरी को आपने दोबारा से बनाने की कोशिश की है। वहां पर जो लैंडिंग है पहले तो वो आपने स्टॉप कर दी है। पिछले 6 महीने से आप स्मॉल टिकट लैप लोन्स दे ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप अपने प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं, आप अपने अंडरराइटिंग प्रोसेसेस को और इंप्रूव कर रहे हैं, आप टेक्नोलॉजी की हेल्प ले रहे हैं। सेल्स फोर्स आपने इंप्लीमेंट कर दिया। जो आपकी मिडिल लेवल की टीम थी, जो सेल्स की टीम थी, या फिर जो कलेक्शन की टीम थी, या फिर जो आपकी स्मॉल टिकट लैब सेगमेंट की के हेड थे, उनको आपने चेंज कर दिया। आप नई टीम लेके आए हैं ताकि आपकी नई टीम का फोकस क्वालिटी के ऊपर हो। हमें ग्रो करना है, बिल्कुल ग्रो करना है, लेकिन क्वालिटी के साथ ग्रो करना है। हमें अपनी एसेट क्वालिटी को प्रिस्टीन रखना है। स्मॉल टिकट एक रिस्की कैटेगरी हो सकती है, हो सकता है अगले 2-3 साल में यहां पर भी ग्रोथ रैपिडली आने लग जाए। उसके अलावा मैनेजमेंट टीम ने आते ही सबसे पहले 75 करोड़ की प्रोविजनिंग कर दी। मैसिव प्रोविजनिंग है, अगर आप इस पूरे एनबीएफसी का साइज देखते हैं तो 75 करोड़ की। क्योंकि इन्होंने प्रोविजनिंग फ्यूचर को देखते हुए की है कि हो सकता है, चांसेस हो सकते हैं कि कुछ और नए लोन्स बैड हो जाएं, खराब हो जाएं।
तो उसके लिए हम पहले ही प्रोविजन करके रख देते हैं अपनी बैलेंस शीट में। हमारी जो क्रेडिट कॉस्ट है वो फ्यूचर में और भी ज्यादा प्रिडिक्टेबल नजर आएगी, है ना। तो एक बार का हिट है, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर हिट है, क्योंकि आपने 75 करोड़ जो आप किसी को लोन दे सकते थे उनको आपने पहले ही साइड रख दिया। तो ये बात तो साफ साफ नजर आ रही है कि मैनेजमेंट का फोकस क्वालिटी के ऊपर है, रैपिडली ग्रोथ के ऊपर नहीं है। इससे पहले जो मैनेजमेंट थी वो फोकस कर रही थी रैपिड ग्रोथ के ऊपर। उसके अलावा आप ऑपरेशनल एफिशिएंसीज भी लेके आना चाहते हो। फॉर एग्जांपल जो फेडफिना ने अपनी लैब की ब्रांचेस खोल रखी थी और जो गोल्ड की ब्रांचेस खोल रखी थी ना लोन देने वाली, वो डिफरेंट ब्रांचेस थी। अब मैनेजमेंट इनमें सिनर्जी ढूंढने की कोशिश कर रही है। 23 ऑफ दीज ब्रांचेस हैव बीन मर्ज्ड विद ईच अदर। अगर मर्ज कर दोगे आप दो ब्रांचेस को तो आपको रेंट कम देना पड़ेगा, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्चा है वो कम होगा, उसके बाद जो एम्प्लॉइज काम करते हैं वो भी रिलेटिवली कम होंगे। तो जो स्मॉल टिकट लैब वाली कैटेगरी के बैंक से ना या ब्रांचेस थी उनको आपने मर्ज कर दिया है जो एग्जिस्टिंग लोन वाली ब्रांचेस हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान दीजिएगा कि फेडफिना ने अपनी जो अनसिक्योर्ड बुक है उसको रन डाउन कर दिया। अब रन डाउन करने के बाद उनके पास बहुत सारा कैश आ गया है, ठीक है। कैश उन्होंने जो अभी लेंड नहीं किया है, आहिस्ता 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 इस कैश को वो लेंड करेंगे, ठीक है। और जैसे जैसे वो लेंड करेंगे चांसेस ये हैं कि वो ये लेंडिंग ना ऑफ बैलेंस शीट नहीं करेंगे या डायरेक्ट असाइनमेंट से नहीं करेंगे, बल्कि अपनी खुद की बैलेंस शीट के थ्रू करेंगे। देखिए, आप दूसरे लोगों को अपने लोन्स कब बेचते हो, पीएसयूज को अपने लोन्स कब बेचते हो, जब आपकी खुद की बैलेंस शीट में जगह नहीं होती, आपके पास बहुत सारा कैश नहीं होता। लेकिन अब अनसिक्योर्ड बुक को आपने कट डाउन कर दिया है तो आपकी बैलेंस शीट पे कैश आने लग गया है। कैश आने लग गया है तो चांसेस हैं कि जो डायरेक्ट असाइनमेंट्स बहुत सारी होती थी ना वो अब कम होंगी। आप डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट से लोन दोगे और डायरेक्टली अपनी बैलेंस शीट से लोन दोगे तो शायद जो आपकी यील्ड है वो इंक्रीज होगी, चाहे वो स्मॉल टिकट लोन्स हैं या फिर मीडियम टिकट लैप लोन्स हैं, दोनों ही कैटेगरीज में। इसके अलावा जो फेडफिना है ना वो आज के दिन में बहुत ज्यादा लेवरेज्ड नहीं है, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा मार्केट से उठा नहीं रखा। आज के दिन में जो इनकी लेवरेज रेशो है वो लगभग 3 से 4x के आसपास है, जबकि जो इंडस्ट्री की एवरेज है वो लगभग 7x के आसपास हो सकती है। तो चांसेस ये है कि फेडफिना बाहर से भी पैसा उठाए, बहुत सारा पैसा उठाए। 2027 तक इनफैक्ट इनके प्लान है कि ये मार्केट से और अपनी बैलेंस शीट से बहुत सारे डिस्पर्सल्स करें, सिक्योर डिस्पर्सल्स करें विद क्वालिटी। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि फेडफिना की जो टॉप लाइन है, जो एसेट्स हैं, जो उनके नए लोन्स हैं वो बहुत रैपिडली ग्रो करेंगे। अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा कि बैंक की बैलेंस शीट पे कैश पड़ा है और बैंक और बाहर से पैसा लेकर और भी ज्यादा लोन देना चाहता है और ज्यादा अपने आप को लेवरेज करना चाहता है। उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से बैंक की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो इंक्रीज होगी। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होती है, बैंक ने जो अपना खुद का पैसा लगा रखा है उसके ऊपर बैंक कितना रिटर्न कमाता है। तो जैसे जैसे आप अपनी लेवरेज बढ़ाते हो वैसे वैसे आपके आरओई इंक्रीज होते हुए नजर आते हैं। बैंक का आरओए पे अभी हमें प्रेशर नजर आ सकता है, रिटर्न ऑन एसेट्स पे हमें प्रेशर नजर आ सकता है, क्योंकि जो अनसिक्योर्ड बुक है वो घट गई। अनसिक्योर्ड की जो यील्ड थी वो सबसे ज्यादा थी, वहां पर आप 17, 18, 19% के यील्ड कमा रहे थे, है ना। तो अगर आपकी अनसिक्योर्ड बुक रन डाउन हो गई तो हो सकता है आपके यील्ड के ऊपर प्रेशर पड़े, उसकी वजह से आपके आरओए थोड़े बहुत डिप्रेस्ड नजर आए। लास्ट फाइनेंशियल ईयर में भी वो डिप्रेस्ड नजर आए थे और शायद इस फाइनेंशियल ईयर में भी जो आपके रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो डिप्रेस्ड नजर आए। लेकिन जैसे जैसे इनकी जो गोल्ड बुक है वो इंक्रीज होगी, रिमेंबर वहां पर जो यील्ड थी वो अच्छी खासी थी, है ना, और जो इनके जो स्मॉल टिकट लैप लोन थे वो स्पीड पकड़ेंगे, वहां पर ग्रोथ आने लग जाएगी, वैसे वैसे इनकी यील्ड भी एक्सपेंड होने लग जाएगी। तो ये जो यील्ड कॉन्ट्रैक्शन का सीन है ना, ये शायद एक टेम्परेरी फिनोमिना हो सकता है। फ्यूचर में शायद इस साल के सेकेंड हाफ में या फिर FY27 में हमें इनकी यील्ड इंक्रीज होते हुए, एक्सपेंड होते हुए नजर आ सकती है। अच्छा, मैनेजमेंट ना आरओए की जो गाइडेंस दे रही है वो ये दे रही है कि हम अपने आरओए को ना एक सॉलिड फ्लोर देना चाहते हैं, यानी आरओए उस पर्टिकुलर फ्लोर से नीचे कभी ना जाए। वो तभी पॉसिबल है जब आपका कंट्रोल आपकी एसेट क्वालिटी के ऊपर है। अब बात करते हैं रिस्क और चैलेंजेस की। देखिए, बैंक और एनबीएफसी में सबसे बड़ा रिस्क और सबसे बड़ा चैलेंज ये रहता है कि हमें ना बैलेंस शीट देख के, नंबर्स देख के समझ में नहीं आता कि एक्चुअली बैंक में, एनबीएफसी में क्या चल रहा है। ये गेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फेडफिना में ये रिस्क इसीलिए है क्योंकि रिसेंटली एक नई मैनेजमेंट टीम आई है। हमें नहीं पता कि पिछली मैनेजमेंट के टाइम पे कितने गड़े हुए मुर्दे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आएंगे।
बहुत सारे एनबीएफसीज में हमने पास्ट में देखा है कि जैसे ही नई मैनेजमेंट आती है, वो जो पिछली मैनेजमेंट की समस्याएं होती हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उजागर करती है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो 75 करोड़ के जो प्रोविजंस किए गए हैं, ये उन्हीं गड़े मुर्दों को देखते हुए किए गए हैं? हमें नहीं पता ना। हमें नहीं पता कि एक्चुअली में एसेट क्वालिटी क्या है। एसेट क्वालिटी जब सामने आती है, जब आती है, हम सिर्फ बैलेंस शीट देख के, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के किसी भी बैंक की या एनबीएफसी की एसेट क्वालिटी को गेज नहीं कर सकते। ये सबसे बड़ी समस्या है ना? तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स के मन में एक प्रश्न चिन्ह है कि पिछली मैनेजमेंट कैसी एसेट क्वालिटी दे के गई है, जो नई मैनेजमेंट का फोकस क्वालिटी क्वालिटी और सिर्फ क्वालिटी के ऊपर है ना? मैं तो इस चीज को जरूर देखूंगा कि मैनेजमेंट अपनी एसेट क्वालिटी को कैसे मेंटेन कर पाती है या नहीं कर पाती है, या किस तरीके की गाइडेंस देती है। दूसरा बड़ा रिस्क है यील्ड कंप्रेशन। अनसिक्योर्ड लोन बुक को घटा दिया और सिक्योर्ड लोन बुक को बढ़ा रहे हो, मीडियम टर्म की जो लैब्स हैं उनको बढ़ा रहे हो जहां पर यील्ड कम है, तो अल्टीमेटली आपकी यील्ड कंप्रेस होगी। जो हमको नजर भी आ रहा है लास्ट 3 क्वार्टर से, जो इनकी यील्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता हमें कम होती हुई नजर आ रही है। इसकी वजह से इनका आरओए भी हमें कम होता हुआ नजर आ रहा है। ये पेन पीरियड होता है किसी भी बैंक के अंदर जब वो मूव करता है फ्रॉम अनसिक्योर्ड लेंडिंग टू सिक्योर्ड लेंडिंग। ऐसा हमने बहुत सारे बैंक्स में देखा है। इक्विटास बैंक में देखा था हमने 2 साल पहले, जब वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी अनसिक्योर्ड लोन बुक को कट डाउन कर रहे थे। तो इस तरीके के पेन पीरियड में हो सकता है स्टॉक उतना अच्छा परफॉर्म ना करे। अगर क्वार्टर 2 के रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आए इन टर्म्स ऑफ आरओए, आरओई एंड देयर यील्ड कंप्रेशन, तो हो सकता है मार्केट इसको पनिश करे स्टॉक को, स्पेशली कंसीडरिंग कि पिछले 3 या 4 या 5 महीने से ये स्टॉक एक सेक्युलर बुल ट्रेंड में है, लगातार ऊपर भाग रहा है ना? तो चांसेस हो सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा हो सकता है कि शायद अब स्टॉक कूल डाउन करे, अपनी मूविंग एवरेजेस के पास दोबारा जाए, है ना? लॉ ऑफ एवरेजेस तो सबके ऊपर इंप्लीमेंट होगा। अगर स्टॉक पिछले 6 महीने से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो चांसेस ये हैं कि वो अभी रुकेगा और सांस लेगा और अपना माहौल चेक करेगा, और उसके बाद जब नंबर्स फंडामेंटल्स इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे, फिर उसके बाद स्टॉक भागेगा। ठीक है? तो जो ये फेड फिना है ना, इसको मैं एक शॉर्ट टर्म स्टोरी के तौर पे नहीं देख रहा, इसको मैं एक लॉन्ग टर्म स्टोरी के तौर पे देखता हूं। और लॉन्ग टर्म स्टोरी में रिजल्ट आने में टाइम लगता है, या स्टॉक में दिखाई देने में हमें टाइम लगता है, लेकिन जब भी दिखाई देता है तो बहुत अच्छा दिखाई देता है और सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म के लिए दिखाई देता है। तो ये एक सिक्लिकल बेट नहीं है, ये शायद एक स्टॉक एक स्ट्रक्चरल बेट हो सकती है लंबे समय के लिए। अब बात करते हैं वैल्यूएशन की। देखिए, यहाँ पर मैं कोई वैल्यूएशन की एक्सेल शीट नहीं बना रहा जैसे मैं हर एक बिजनेस में बनाता हूँ। यहाँ पर हम एक ओवरऑल आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि फेड फिना में चल क्या रहा है। देखिए, पिछले 6 महीने में इस स्टॉक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, जिसकी वजह से जो वैल्यूएशन प्राइस टू बुक मल्टीपल आज से 6 महीने पहले 1.5x के आसपास हुआ करता था, वो बढ़कर लगभग 2.2x के आसपास हो गया है। अब ये 2.2x का मल्टीपल कैसा है? जब भी हम किसी बैंक को या एनबीएफसी को वैल्यूएट करते हैं ना, तो हम उसे प्राइस टू बुक पर वैल्यूएट करते हैं। ठीक है? अगर हम कंपैरिजन के तौर पर देखते हैं तो सबसे पहले हम मुथूट को देखते हैं, जो एक गोल्ड स्टैंडर्ड है गोल्ड लैंडिंग में। 90% ऑफ द मुथूट गोल्ड लैंडिंग होती है। ठीक है? वहां पर जो प्राइस टू बुक है वो लगभग 4.5x के आसपास है। बहुत महंगी है इन कंपैरिजन टू फेडफिना, लेकिन रिटर्न मैट्रिक्स भी तो अच्छे हैं। आपकी वैल्यूएशन कब इंप्रूव होती है? जब आपके आरओई इंप्रूव होते हैं, आरओई इंप्रूव होते हैं। ठीक है? जो मुथूट है वहां पर आरओई लगातार 20% के आसपास है। जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो लगातार पिछले कई साल से 5% के आसपास है ना? जब आपके रिटर्न ऑन एसेट 5% के आसपास रहते हैं, आपकी रिटर्न ऑन इक्विटी 20% के आसपास चली जाती है, तो मार्केट आपको 4x का मल्टीपल देना शुरू कर देती है। आज के दिन में फेड फिना की जो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 10% से नीचे है। जो रिटर्न ऑन एसेट्स हैं वो लगभग 2% के आसपास है। कभी थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं, कभी थोड़े से कम। तो 2% से अगर आपने रिटर्न ऑन एसेट 3% तक ले गए और रिटर्न ऑन इक्विटी आप 15% पे ले गए, तो मार्केट आपको जरूर रिवार्ड करेगी। जो आपके मल्टीपल्स, जो प्राइस टू बुक आपका 2.2x के आसपास है, वो बढ़ के शायद 3x हो सकता है। या फिर जो अगर बुलिश साइकिल यूं ही चलती रही गोल्ड लैंडिंग के अंदर, तो शायद मार्केट आपको कहीं ज्यादा बेटर रीरेट करेगी। लेकिन खतरा है रिटर्न ऑन एसेट हो सकता है अगले 6 महीने ना बढ़े, क्योंकि अनसिक्योर्ड लेंडिंग कम हो रही है। रिटर्न ऑन इक्विटी आपके जब तक ना बढ़े, जब तक आप ज्यादा लेवरेज लेके लोन्स नहीं देने लग जाते, या फिर जो अनसिक्योर्ड बुक्स के लोन्स हैं उनको डिसबर्स नहीं करने लग जाते, आपका रिटर्न ऑन इक्विटी उसके बाद बढ़ेगा। तो आरओए बढ़ सकता है, बिल्कुल बढ़ सकता है। कब बढ़ेगा? $1 मिलियन क्वेश्चन ये है।
मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस स्टॉक में री रेटिंग उतनी जल्दी ना हो जितनी जल्दी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शायद इस क्वार्टर के रिजल्ट और शायद नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट हमें शायद बेटर अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं एंट्री की। जो स्टॉक पिछले 6 महीने से लगातार बढ़ रहा है, उसको रुककर सांस लेने का वक्त आ गया है। शायद उस स्टॉक को अब रुककर सांस लेने का वक्त आ गया है। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि शायद बेटर अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। स्टॉक जो अपनी मूविंग एवरेज से 25-30% ऊपर ट्रेड कर रहा है, शायद 20-25% करेक्शन वहां पर आ जाए। अगर ऐसा होता है तो जो प्राइस टू बुक मल्टीपल है वो शायद 2x से नीचे चला जाएगा, और अगर प्राइस टू बुक 2x से नीचे चला जाता है तो मुझे ऐसे लगता है कि रिस्क टू रिवार्ड इस स्टॉक में बेटर नजर आएगा। शायद बेटर सेंस बनेगी उस समय इस स्टॉक में इन्वेस्ट करने का। आज भी रिस्क टू रिवॉर्ड बुरा नहीं है, बिल्कुल बुरा नहीं है, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, अगर आप 3 साल 4 साल 5 साल के बारे में सोच रहे हो तो। ये कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस स्टॉक को यहां पर खरीद लीजिए, यहां पर बेच दीजिए। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं बोल रहा हूं। मैं सिर्फ आपको ये बोल रहा हूं कि वैल्यूएशन मल्टीपल को देखते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। क्या मैं कोई रिसर्च एनालिस्ट हूं? क्या मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट हूं? बिल्कुल नहीं। तो मेरी बात सुन के बिल्कुल भी किसी स्टॉक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा। मैं आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट सजेशन नहीं दे रहा हूं। मैं सिर्फ यूं कह रहा हूं कि मैं इस स्टॉक को फंडामेंटल पढ़ते हुए, इसके वैल्यूएशन देखते हुए मुझे ये स्टॉक ऐसा महसूस हो रहा है। दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग आइडिया के साथ मिलेंगे, किसी और इंटरेस्टिंग स्टॉक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए मेहनत करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, पैसा जरूर बनेगा, इतना भी मुश्किल नहीं है। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।